नमस्कार मित्रों, साथियों, अभिभावकों और दोस्तों, उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। माई सेल्फ एम आर चौधरी। शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं 2-3 अभ्यास करेंगे। पहले व्युत्पन्न नाम, रूढ़ पद्धति के नाम के बारे में और सामान्य नाम के बारे में। उसके बाद हम चलेंगे आज IUPAC नाम सीखने के पहले कौन कौन से नियम हमें याद होना ज़रूरी है, उनको याद रखना है। अगली वीडियो में हम उनका कैसे एप्लीकेशन या यूज करते हैं वो सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहले जो सीखा था उसको ठीक समझने के लिए, उसका तादात्म्यकरण करने के लिए ये एक प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक का सामान्य नाम होगा। ये एक मैंने सूत्र लिख रखा है और इसका सामान्य नाम क्या होगा। मित्रों यहाँ ध्यान देना है, IUPAC के चक्कर में नहीं पड़ना। सामान्य नाम, सिंपल नेम, जनरल नेम, ट्राइवियल नेम, ठीक है ना। वो क्या नाम है? नियो ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल और द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। नियो कब कहते हैं? जब श्रृंखला के 2 नंबर वाले कार्बन पर 2 मैथिल समूह हो तो उसे नियो कहते हैं। श्रृंखला के 2 नंबर वाले कार्बन पर, इधर से भी 2 नंबर वाला कार्बन, उधर से भी 2 नंबर वाला कार्बन, तो ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए नियो ब्यूटिल एल्कोहल नहीं है। आइसोब्यूटिल एल्कोहल कब कहते हैं? जब श्रृंखला के द्वितीय कार्बन पर एक और मैथिल समूह प्रेजेंट हो, CH3 समूह प्रेजेंट हो, तो उसको आइसोब्यूटिल कहते हैं, वो भी नहीं है। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल कब कहते हैं? जब हाइड्रोक्सी समूह सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट हो। इस प्रकार की स्थिति ऐसी भी नहीं है। अब क्या बचा शेष है? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बच गया? तो हमारा ये जो समूह है ये तृतीयल ब्यूटिल एल्कोहल का है। उम्मीद करता हूं आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न अच्छे से समझ आना चाहिए। निम्नलिखित यौगिक का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम के लिए इसका ये वाला जो समूह है ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है और ये तृतीयक ब्यूटिल है और ये एल्कोहल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने एक और उदाहरण। निम्नलिखित में से क्रोटोनिक अम्ल कौन है? क्रोटोनिक अम्ल। तो पहले तो मित्रों ये ध्यान देना है कि 2 नंबर एग्जाम्पल है, उसमें कार्बोक्सिल समूह नहीं है, COOH नहीं, इसलिए वो अम्ल नहीं है, वो कैंसिल आउट हो गया। फिर क्रोटोनिक अम्ल में आपको ये सिखाया है कि एक डबल बॉन्ड उपस्थित रहना चाहिए, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन क्रोटोनिक अम्ल में 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 4। क्रोटोन में 4 कार्बन होते हैं। एक्रिल एल्डिहाइड या एक्रिलिक अम्ल की बात करें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला नहीं है। यहां बात करें इसकी और यहां बात करें इसकी, ठीक है। तो ये वाला इसलिए नहीं है तीसरे ऑप्शन है क्योंकि यह डबल बॉन्ड नहीं है। क्रोटेन समूह के लिए, क्रोटोनिक समूह के लिए, क्रोटेन एल्डिहाइड समूह के लिए हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH होना चाहिए और वो केवल इस ऑप्शन में है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला। हमने ट्राइवियल नेम, सामान्य नामों की चर्चा की थी, तब कुछ समूहों के नाम, सामान्य नाम के बारे में सीखा था। यदि आप उन प्रश्नों को या उन समूहों को, नामों को, नियमों को बार बार लिखते हैं और बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिखने और पढ़ने से अभ्यास होता है और अभ्यास रिमेंबरिंग पावर बढ़ाता है। इसके लिए करना क्या है, आपको ये जो ट्राइवियल या सामान्य नाम थे, जो रूढ़ नाम थे, जिनके नाम का कोई आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, परिस्थिति स्रोत के आधार पर नाम दे दिए गए थे, उनको एक सफ़ेद कागज़ पर सुंदर हस्तलेख में लिख करके आपके पढ़ने वाले स्थान पर सामने चिपका देना है और उसको बार बार अभ्यास करना है। आप यदि मेरे कहने से 4 दिन लगातार ऐसा कर लेते हैं तो 5वें दिन हमको देखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है बच्चों, अगला अभ्यास लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, नियोपेंटाइल एल्कोहल का व्युत्पन्न नाम होगा। नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल लिखा है, हम इसको नियोपेंटाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। नियोपेंटाइल एल्कोहल, ठीक है ना बच्चों। तो नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल। तो मैं आपकी सुविधा के लिए ये लिख दूं कि नियो में 2 नंबर कार्बन पर 2 मैथिल समूह होने चाहिए और नियोपेंटाइल एल्कोहल का है। क्या बोला है? नियोपेंटाइल
एल्कोहल। तो ये वाला सूत्र होना चाहिए नियोपेंटाइल एल्कोहल का। अब देखते हैं उसका व्युत्पन्न नाम क्या है। तो एल्कोहलों में व्युत्पन्न नाम हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने ये कहा था कि एक कार्बन और OH, 1C और OH, इसको कार्बिनॉल बोलते हैं। इस संरचना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बिनॉल कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका कार्बिनॉल। अब इसके सिवाय क्या होना चाहिए वो आप देख लीजिएगा। तो ये कार्बिनॉल हो गया और उसके बाद क्या हो गया? ये रहा कार्बिनॉल और फिर नियोपेंटाइल एल्कोहल। तो बोलिए कौन सा नाम है? तो हमारा नाम हो जाएगा, ये रहा कार्बिनॉल, ये नियोपेंटाइल एल्कोहल था और ये हो गया तृतीय का ब्यूटिल। तो हमारे पास ऑप्शन 3 नंबर सही है। समझ रहे हैं ना? नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल। मैंने सूत्र लिख दिया, ये नियोपेंटाइल समूह है, ये वाला नियोपेंटाइल समूह है, इसके ऊपर ये एल्कोहल OH जोड़ दिया। ठीक है ना? ये लिखने के बाद पूछा क्या है? व्युत्पन्न नाम क्या है? तो व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहल को कार्बिनॉल बोलते हैं। और कार्बिनॉल का अर्थ क्या है? एक कार्बन और उससे जुड़ा OH। या मैं यूं बोल दूं कि मैथिल एल्कोहल को कार्बिनॉल कहते हैं, तो भी बात वही है। मैथिल एल्कोहल यानी मैथ, मैथ यानी एक कार्बन, एक कार्बन और OH तो कार्बिनॉल हो गया। शेष बचा तृतीयक ब्यूटिल समूह, ये हो गया कार्बिनॉल और शेष बचा तृतीयक ब्यूटिल। तो हमारा ये वाला ऑप्शन है वो प्यारे बच्चों सही है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई। ये तीनों नीट एग्जाम्स में, BSc नर्सिंग में और बड़े एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बड़े अच्छे प्रश्न हैं, बड़े अच्छे प्रश्न, यानी ध्यान देकर रुककर समझ करके इनका आंसर लिखने पड़ते हैं। इसलिए मैंने तीनों को डिस्कस कर लिया। हो सकता है आने वाले एग्जाम में, CUET के एग्जाम में, BSc नर्सिंग के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या फिर अन्य एग्जाम में आपसे ये भिड़ जाए। आज हम सीख रहे हैं IUPAC नामकरण। प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक अब शुरू होता है IUPAC नामकरण, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC पद्धति को जेनेवा प्रणाली या जेनेवा पद्धति भी कहते हैं, जेनेवा सिस्टम, क्योंकि 1892 में जिनेवा में वैज्ञानिकों का, केमिस्टों का एक सम्मेलन, बैठक, मीटिंग हुई थी। उसमें कुछ नियम निर्धारित करके कार्बनिक यौगिकों को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, इसके लिए कुछ बातें, कुछ नियम निर्धारित किए थे। क्योंकि शुरुआत जेनेवा से हुई थी, इसलिए कुछ दिनों तक इसका नाम जेनेवा प्रणाली था। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, खैर देश आज़ाद हुआ था एक से, उस समय का सिंबॉलिक नाम या स्थिति थी, समसामयिक घटना थी भारत के लिए आज़ाद होने वाली। लेकिन उस समय जो केमिस्ट थे उनके संगठनों की मीटिंग में यह तय किया गया था कि आज से जिनेवा प्रणाली को हम क्या कहेंगे? IUPAC पद्धति कहेंगे। तो अब इसे IUPAC पद्धति कहते हैं। IUPAC के पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नाम देने के लिए नियमों का संशोधन होने वाली बैठकों में समय समय पर किया जाता है। और नवीनतम जो नियम है जो 1993 की और 2004 की जो IUPAC की मीटिंग हुई थी उसमें तय किए गए थे, उसको आधार मानकर जो नवीनतम नियमावली है उसके अकॉर्डिंग हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखने वाले हैं। तो आप एक पेन, एक कॉपी तैयार कर लीजिए और मेंटली फ्रेश है, मूड आपका एकदम बिल्कुल सही है। तो आइए, IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति कुछ नियम है, उसमें फर्स्ट रूल, सबसे लंबी जनक कार्बन श्रृंखला का चयन। जनक कार्बन श्रृंखला, जनक कार्बन श्रृंखला का मतलब है सबसे लंबी। सबसे लंबी से मतलब ये है, मैं आपके सामने दो कार्बन श्रृंखलाएं बनाता हूं, एक ये, एक ये। अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें जनक कार्बन श्रृंखला, दोनों श्रृंखलाओं में कार्बन 5-5 है, बराबर है। ठीक है ना? इसमें जनक कार्बन श्रृंखला का मतलब ये है, ऐसी कार्बन परमाणुओं से बनी हुई चैन या श्रृंखला जिसमें कार्बन सतत रूप से जुड़े हुए हों। सीधी श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं और शाखित श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल में ये वाली जो 5 कार्बन वाली श्रृंखला है इसको जनक श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है? अब इसके ऊपर अन्य शाखाएं
ब्रांच भी हो सकती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये देखें तो यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते हैं कि ये लें तो 3 कार्बन हो जाते हैं, ये वाली लें तो कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, किसी रूप में 5 नहीं हो सकते, 5 कार्बन की सतत श्रृंखला यहाँ नहीं है। एक तरीका ऐसे लेते हैं तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला। हम यदि ब्लैक पेन वाला ये वाला मैटर लेते हैं तो 4 कार्बन की श्रृंखला, और हम यदि इसको इधर घुमा लेते हैं, इसको अलग पेन से देख लें, इसको इधर घुमा लेते हैं ये वाला, तो ये फिर 4 कार्बन की श्रृंखला। ठीक है बच्चों, अब ये बात आपको यह समझनी है, जनक श्रृंखला का मतलब है कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र में उन कार्बन परमाणुओं की संख्या जो आपस में लगातार जुड़े हुए हैं और सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक का मतलब वो 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, जितने उसके अणुसूत्र में कार्बन है उसमें सतत रूप से लगातार कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या हम तीसरा एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, अब देख लीजिए, अब हमारे पास कार्बन तो 6 है, लेकिन सतत श्रृंखला देखें तो पहला तरीका ये 4 कार्बन वाली सतत श्रृंखला, यानी ये जनक श्रृंखला कहलाएगी। जनक का मतलब है ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, उसको पेरेंट चेन कहते हैं, जनक श्रृंखला कहते हैं। उसे मूल श्रृंखला कहते हैं, उसे मेन चेन भी कहते हैं। मेन चेन, पेरेंट चेन, मूल श्रृंखला, जनक श्रृंखला। ठीक है ना। ये वाला यदि हम स्थिति लें, ये वाली स्थिति, तो ऐसा हो जाता है, इसमें भी 4 कार्बन है, और यदि ऐसा लें तो ये भी 4 कार्बन है। तो किसी तरह से हमारे पास 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका अपनाएं जिनमें कार्बन अधिकतम हो, तो यहाँ हर प्रकार से यानी तीनों तरीकों से 4 कार्बन सतत रूप से प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ जनक श्रृंखला 4 कार्बन वाली हो जाएगी, यहाँ जनक श्रृंखला 5 कार्बन वाली हो जाएगी, और यहाँ जनक श्रृंखला 4 कार्बन वाली हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। यौगिक के संरचना सूत्र में जो आपको लिखा हुआ प्राप्त होता है, उसमें सतत रूप से जितने अधिक कार्बन जुड़े हुए हैं वो उसकी जनक श्रृंखला हो गई। ओके, बढ़े आगे। दूसरी बात, चयनित जनक कार्बन श्रृंखला में अंकन, चयनित, हमने लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, हमने जनक श्रृंखला का चयन कर लिया, हमने पेरेंट श्रृंखला पहचान ली, खोज ली, आइडेंटिफाई कर ली। अब हमें उसको अंक देना है। उसको मतलब किसको? उस जनक श्रृंखला में प्रेजेंट कार्बन परमाणुओं को। जनक श्रृंखला में पेरेंट चेन में, मेन चेन में जितने कार्बन सतत रूप से अधिकतम जुड़े हुए हैं उनको अंक प्रदान करना है। 1 2 3 4 5, ये अंकन कहलाता है। इसको इंग्लिश में नंबरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला के प्रत्येक कार्बन को नंबर प्रदान करना है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर प्रतिस्थापी हो तो ही नंबर देते हैं। नंबर हमारे गिनने के लिए काम आते हैं, काउंटिंग के लिए, इसलिए हम नंबर देते हैं, भले ही प्रतिस्थापी उपस्थित हो और भले ही प्रतिस्थापी उपस्थित नहीं हो। ठीक बात। यदि प्रतिस्थापी है या कोई क्रियात्मक समूह है या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम अंकन करते समय सावधानी रखते हैं। तो हम जनक श्रृंखला का, पेरेंट चेन का, मेन चेन का अंकन करते समय अगले नियम की बारी का इंतजार करते हैं। वो बारी क्या है, वो अगली बात क्या है? वो ये है कि हम इस प्रकार से उस जनक श्रृंखला का अंकन करेंगे ताकि उसमें फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन या क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले, या डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले, या प्रतिस्थापी जिस कार्बन पर या जिस सिरे की ओर प्रेजेंट है उस सिरे की ओर से अंकन प्रारंभ करें। ठीक है मित्रों, तो ये देखते हैं अगली बात, सबसे लंबी जनक श्रृंखला का चयन। पहली बात है, उस सबसे लंबी सतत कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह बहुबंध या प्रतिस्थापी हो। ठीक है बच्चों, यदि श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी, द्विबंध, त्रिबंध या क्रियात्मक समूह है तो उसको हम जनक श्रृंखला मानते हैं। या ध्यान देना,
भले ही क्रियात्मक समूह वाले श्रृंखला में, द्विबंध या त्रिबंध वाली कार्बन श्रृंखला में या प्रतिस्थापी वाली कार्बन श्रृंखला में अन्य श्रृंखला से कार्बन कम है। ठीक है ना। यदि प्रतिस्थापी, बहुबंध, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह नहीं है तो सबसे लंबी अधिक कार्बन वाली श्रृंखला जनक श्रृंखला होगी, पेरेंट चेन होगी। यदि क्रियात्मक समूह, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी उपस्थित है तो प्रतिस्थापी वाली, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाली या क्रियात्मक समूह वाली श्रृंखला भले ही उसमें कार्बन कम है, जनक श्रृंखला मानते हैं। ठीक है ना। इसकी चर्चा करेंगे हम अभी। दूसरी बात, जब हम श्रृंखला का अंकन करेंगे, जब हम कार्बन श्रृंखला का अंकन करेंगे और उस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह भी है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी है और प्रतिस्थापी भी है, तीनों हो, तो क्या करें? तो अंकन हम किस सिरे की ओर से करें? तो अंकन हम उस सिरे की ओर से करते हैं जिस सिरे की ओर नंबर 1 क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को कम अंक मिले, नंबर 2 यदि क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को कम अंक मिले, यदि वो भी नहीं है तो प्रतिस्थापी वाले कार्बन को कम अंक मिले। ठीक है ना। जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल। इसमें हम देख रहे हैं CH3 CH के ऊपर CH3, फिर CH के नीचे CH3 CH2 और CH2OH। यहाँ क्रियात्मक समूह है ये वाला, जिसको एल्कोहल बोलते हैं। डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड यानी बहुबंध नहीं है। कार्बन परमाणुओं की संख्या हमने इसमें देख ली अधिकतम है। और फिर सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापक। प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम श्रृंखला का अंकन करेंगे तब क्या करेंगे? क्रियात्मक समूह वाली श्रृंखला को मेन चेन कहेंगे, जनक श्रृंखला, या क्रियात्मक समूह नहीं है तो बहुबंध वाले को, वो भी नहीं है तो जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक है और उसके बाद प्रतिस्थापकों की संख्या अधिक है। ठीक है ना। तो ये वाला यौगिक है हमारा, तो इस यौगिक के लिए हमने ये लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, ये जनक श्रृंखला है। अब इसका अंकन करते हैं, तो ये तो ऑक्सीजन है इसलिए इसका अंकन प्यारे बच्चों होगा नहीं। कार्बन का अंकन करना 1 2 3 और 4, ये हमारी जनक श्रृंखला होगी, मेन चेन होगी। अभी हमारे को इसका नाम नहीं सीखना है, केवल हमने लंबी श्रृंखला का चयन करना सीखा है। अब आप यहाँ आ जाइए, ये सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों। यदि हम सीधी श्रृंखला को जनक श्रृंखला मानना चाहें तो उसमें 6 कार्बन है, लेकिन नहीं, हमने क्या कहा? क्रियात्मक समूह हो तो वो श्रृंखला के अंदर होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो श्रृंखला के अंदर होना चाहिए। यदि इस तरह से हम अंकन करते हैं तो ना तो क्रियात्मक समूह होता है इस चयन में और ना ही डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो हम क्या करें? तो हम ऐसा करना चाहिए, हमें इधर से इधर, ये हमारा कार्बन नंबर 1, ये हमारा कार्बन नंबर 2, ये हमारा कार्बन नंबर 3, ये हमारा कार्बन नंबर 4। अब आप में से कई बच्चों के समझ में ये आ रहा है कि अभी अभी तो आपने कहा था कि सबसे ज्यादा कार्बन हो वो लंबी होती। हाँ, वो तब लंबी होती प्यारे बच्चों जब उसमें क्रियात्मक समूह नहीं है, जब उसमें द्विबंध त्रिबंध नहीं है और जब उसमें प्रतिस्थापी नहीं है। यदि क्रियात्मक समूह, द्विबंध त्रिबंध आ जाता है तो क्रियात्मक समूह वाली श्रृंखला को, द्विबंध वाली श्रृंखला को या त्रिबंध वाली श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला, जनक श्रृंखला, मेन चेन मानना पड़ेगा, भले ही उसमें कार्बन कम है, भले ही उसमें कार्बन कम है। दो बातें हो गई। यदि क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी नहीं है तो सबसे ज्यादा कार्बन वाली, यदि ये हैं तो एन वाली का मतलब क्रियात्मक समूह होना चाहिए, द्विबंध त्रिबंध होना चाहिए या प्रतिस्थापी होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए हमारी यहाँ जो मेन चेन है जनक श्रृंखला, वो ज्यादा कार्बन वाली ना होकर के क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड वाली हो गई, यानी 4 कार्बन की होगी। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। यदि क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड नहीं हो, प्रतिस्थापी नहीं हो तो लंबी, और ये हैं तो एन वाली, और एन में भी यदि 2 प्रकार की श्रृंखलाएं बनती है तो लंबे वाली। ठीक है ना।
अगली बात पर आते हैं। ये तीसरा एग्जाम्पल, प्यारे बच्चों, देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें ये वाली श्रृंखला लंबी है और इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन यह एक घालमेल है। क्या है? घालमेल ये है। ये जो लिखा हुआ है C2H5, इसको यदि हम खुला करके खोल करके लिखें तो ये श्रृंखला इस तरह से बनाई जा सकती है, लिखी जा सकती है। यहाँ CH2 और ये CH3। अब आप यदि आँख खोल कर देखें, आँख तो पहले से खुली हुई है, कोई बात नहीं, अब ढंग से देखें तो ये वाली श्रृंखला बनती है। और अब आप इसमें अंकन करके देखें तो पहले यहाँ कार्बन थे 1 2 3 4, और अब आप कार्बन दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन की श्रृंखला होगी। तो ऐसा भी कई बार परीक्षा में माइंड बबल करने के लिए, बबलिंग करने के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या सीखे? जनक श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं, मेन चयन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगली बात, यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हो तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को जनक श्रृंखला में लेते हैं। क्या हुआ? हमने फंक्शनल ग्रुप के नाम देखे थे पीछे, उसमें एमीन भी होता है, नाइट्रो भी होता है। ये ऐसे क्रियात्मक समूह है जिनमें कार्बन नहीं है, ठीक है ना। यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन हो, हमारे पास एग्जाम्पल है, ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन होता है, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन होता है, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन होता है, ये वाले क्रियात्मक समूह माना कि इनमें क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन का होना आवश्यक है, अंदर है प्रेजेंट। वे वाले क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह, इसमें कार्बन नहीं है, एमीन क्रियात्मक समूह, बोलो नहीं है ना। इसमें क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, ईथर में, बोलो नहीं है ना, ठीक है ना। ये वाला क्रियात्मक समूह, इसमें कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन शुरू होता है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये वाले और ये वाले दो अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह हुए। हम इसकी बात करें, हम इनकी बात करें, यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो इस कार्बन को 1 अंक देंगे। क्या देंगे? 1। फॉर एग्जाम्पल ये लेते हम, आपको देखने में यूं दिख रहा है कि ये एक श्रृंखला ऐसी हो जाती है 4 कार्बन की, लेकिन मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए, ये श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए। अब आप में से कई को दिख रहा है सर श्रृंखला ऐसी भी तो हो सकती है। हाँ, 3-4 प्रकार तो दिखेंगे ही। ये वाली श्रृंखला जिसमें मैं अब आपको अलग पेन से दिखाने का प्रयास कर लेता हूं, ठीक है ना। ये वाली मैंने इसलिए सेलेक्ट की है, पीला कलर आपको दिख रहा होगा शायद, ये वाली मैंने इसलिए सेलेक्ट की है कि आपको ये वाली वो कम दिखे, तो अब मैंने कलर चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें द्विबंध भी प्रेजेंट है और इसमें क्रियात्मक समूह भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। और हमने यही कहा था कि क्रियात्मक समूह और द्विबंध दोनों प्रेजेंट होते हैं, उस श्रृंखला को मेन चेन, पेरेंट चेन या जनक श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला मानते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको दिखाई भी दे रही है, समझ भी आ रही है, और आप मेरे साथ साथ पेन से लिख भी रहे। अब इसका नाम क्या है, ये अगले वाली बात है। अभी हम मेन चेन जनक श्रृंखला ढूंढ रहे हैं। ये वाला देखते हैं, इसको देखिए, तो कईयों को आपको ये दिख रहा होगा, कईयों को आपको ये वाला दिख रहा होगा, और कईयों को आपको ये वाला भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसमें ये जो ब्लैक पेन वाला है, कौन से वाला, हाँ, ये जो ब्लैक पेन वाला है ये सही है, ये वाला सही है। क्यों सही है? कारण जानिए, कारण जानिए। एक तो इसमें
द्विबंध मौजूद है, क्रियात्मक समूह मौजूद है, इसमें भी क्रियात्मक समूह है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं आता, ठीक है ना। तो हमारे जनक श्रृंखला में अधिक से अधिक प्रतिस्थापी हो, अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, क्रियात्मक समूह और द्विबंध यानी बहुबंध दोनों प्रेजेंट हो, इसलिए यहाँ ये डबल बॉन्ड भी है और यहाँ क्रियात्मक समूह भी है, इसलिए ये वाली हमारी जनक श्रृंखला है, मेन चेन है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, CH3 COH CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें मेन चेन कौन सी होगी? तो ये तो सीधी श्रृंखला है, ये तो सीधी श्रृंखला है, इसलिए इसमें मेन चेन ये वाली हो जाएगी। अब इसमें यूं नहीं करना सर यहां से कट कर दो या यहां से कट कर दो, क्यों? क्योंकि ये OH तो यहां पर भी इस कार्बन पर भी आता है और इधर इस कार्बन इस श्रृंखला में आता है। अब इसका अंकन किधर से करेंगे? इधर से करें, 1 2 3 4। हालांकि अभी हमारे अंकन की बारी नहीं आई, फिर भी मैं आपको बोल देता हूं, इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये वाला अंकन हमारा सही है, क्यों? क्योंकि हम जनक श्रृंखला का चयन के बाद कार्बन श्रृंखला का अंकन करेंगे और अंकन इस प्रकार से करेंगे कि क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले, यदि वो नहीं है तो बहुबंध को कम अंक मिले, यदि वो भी नहीं है तो प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। अगली बात करते हैं, यदि एक से अधिक समान कार्बन की श्रृंखलाएं संभव हो, एक से अधिक समान कार्बन वाली श्रृंखला संभव हो, यानी ऐसी दो जनक श्रृंखलाएं आ जाए जिनमें कार्बन बराबर है, तब क्या करें? तो उसका चयन करते हैं जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी होते हैं। तो उस जनक श्रृंखला को, उस श्रृंखला को जनक श्रृंखला मानेंगे जिसमें प्रतिस्थापी अधिक है। ठीक बात है ना? क्या बोला मैंने? यदि एक से अधिक समान कार्बन की श्रृंखला हो तो उसका जनक श्रृंखला के रूप में चयन करते हैं जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी प्रेजेंट हो। जैसे यहां लेते हैं, ये बात करता हूं मैं, ये वाली एक माना कि श्रृंखला लंबी है, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और 2 प्रतिस्थापी मौजूद है। कितने प्रतिस्थापी है? इस ब्लैक बॉक्स में इस पर 2 प्रतिस्थापी है। अब मैं यूं कर दूं कि हम इसको इस प्रकार से ले लें, तो अब कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 थे, इधर भी कितने थे? कार्बन तो 6 ही थे और 2 प्रतिस्थापी थे। इधर कार्बन 6 है, प्रतिस्थापी कितने हैं? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस रेड वाले में 4 प्रतिस्थापी है और कार्बन कितने हैं? 6। तो अब आप ही बताइए कौन सी श्रृंखला जनक श्रृंखला मानी जावे? ये वाली जो सीधी है और ये वाली जो उल्टे यू जैसी है। तो आप क्या कहेंगे? अल्टीमेट उम्मीद करता हूं कि आप यही कहेंगे सर ये वाली है जो जनक श्रृंखला मानी जाएगी, ये वाली जनक श्रृंखला मानी जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? वेरी गुड। समझाने के लिए सारा माजरा कर रहे हैं, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए। अगली बात करते हैं, यदि एक से अधिक बहुबंध हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिकतम संख्या में बहुबंध है। डबल बॉन्ड 2 या अधिक हो, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों हो, या ट्रिपल बॉन्ड 1 से अधिक हो, तो उस श्रृंखला को जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन या मेन चेन मानते हैं जिसमें बहुबंध ज्यादा हो, जिसमें बहुबंध ज्यादा हो, यानी मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड वाली, अधिकतम बहुबंध वाली श्रृंखला को जनक श्रृंखला माना जाना चाहिए, माना जाएगा। यहां देखें तो ये हम एक सतत श्रृंखला ऐसे कर लें, अब इसमें कार्बन तो ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, लेकिन ये मेन चेन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड एक ही है। ये वाली माने इधर से तो एक ये बन जाती है। एक और मान सकते हैं हम, कौन से वाली? ये वाली, इधर से इधर वाली। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको बोलना है कौन सी ठीक है, काले वाली, लाल वाली या ब्लू वाली। तो मेरा आपको यह कहना है
वो श्रृंखला जनक श्रृंखला मेन चेन पेरेंट चेन कहलाएगी जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो हमारी है ब्लैक वाली। कौन सी है? ब्लैक वाली, यानी ये। इसलिए ये हमारी अब ब्लू से कर दिया, मेन चेन पेरेंट चेन या जनक श्रृंखला होगी। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। भले ही कार्बन या 5 है और ऐसा करते हैं तो भले ही कार्बन 6 है, लेकिन हमने जो नियम लिखा वो क्या कहलाता है? हमारा चौथा सब रूल है कि यदि एक से अधिक बहुबंध हो तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिकतम संख्या में बहुबंध होते। ठीक बात। अगली, चयनित जनक श्रृंखला में अंकन। हमने लंबी श्रृंखला का पेरेंट चेन का मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, चयन कर लिया। अब हमारे को अंक प्रदान करने, नंबरिंग करनी है, श्रृंखला के कार्बन परमाणु को अंक देने हैं। तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी? हम मर्जी से अंक नहीं देंगे। हम श्रृंखला के बीच में से आधे से इन मिडिल से अंकन नहीं कर सकते। हमें एक सिरे से अंकन करना होगा, और अंकन करते समय ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को कम से कम अंक मिलना चाहिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड में वाले कार्बन को कम से कम अंक मिलना चाहिए, फिर प्रतिस्थापी वाले कार्बन को कम से कम अंक मिलना चाहिए, फिर अंकन इस प्रकार होना चाहिए कि सभी का योग भी न्यूनतम हो, फिर जिसमें पहले प्रतिस्थापी को कम अंक प्रदान होते हैं, न्यूनतम अंक वाला, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो इन 3 नियमों के आधार पर हम जनक श्रृंखला का अंकन करते हैं। या हम क्या ध्यान रखते हैं? देखिएगा, चयनित जनक श्रृंखला में अंकन उस तरफ से किया जाता है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह, बहुबंध या प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। क्या मिले? न्यूनतम, मिनिमम। यानी क्रियात्मक समूह, बहुआबंध या प्रतिस्थापी वाले कार्बन को कम से कम अंक, नंबरिंग होनी चाहिए। यदि सिरे पर प्रेजेंट हो तो उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर प्रतिस्थापी है, जिधर क्रियात्मक समूह है, जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ये एग्जाम्पल से पहले ये सीख लेते हैं कि प्रायिकता का या प्राथमिकता का क्रम क्या है। पहले क्रियात्मक समूह को, फिर बहुबंध को, और फिर प्रतिस्थापी को। ध्यान देना बच्चों, यदि किसी श्रृंखला में ये तीनों जने मौजूद हैं, 3 प्रकार की विविधता है, फंक्शनल ग्रुप भी है, प्रकार्यात्मक समूह, क्रियात्मक समूह भी है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है, और प्रतिस्थापी क्लोरो फ्लोरो नाइट्रो फाइट्रो भी है। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम ऐसा करेंगे कि क्रियात्मक समूह वाले को न्यूनतम अंक मिले, नंबर 1। वो नहीं है तो डबल बॉन्ड वाले को न्यूनतम अंक मिले, वो नहीं है तो उस कार्बन को मिनिमम अंक देंगे जिस पर प्रतिस्थापी मौजूद है। उदाहरण देखिएगा, ये वाली हमारे पास एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला में अंकन इधर से करें 1 2 3 4, इधर से करें 1 2 3 4। तो कौन सा ठीक है? जिसमें OH वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले, कम अंक मिले, तो ये वाला जो लेफ्ट टू राइट है, ये वाला अंकन सही है, ये वाला अंकन सही है। दूसरे की बात करते हैं। यहां देखते हैं प्यारे बच्चों, अब इसमें कौन सा ठीक है। तो इसमें कौन सा ठीक है, आइए देखते हैं। ये सतत रूप से एक सीधी श्रृंखला है, ठीक हो गया। अंकन 2 तरह से कर सकते हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, और ये 4 नंबर कार्बन। दिखाई दे रहा है ना आपको? ये हमने किया है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, दावे से जीमना। अब इधर से करते हैं, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। हमने ऊपर ये पढ़ा है कि बहुबंध वाले कार्बन को न्यूनतम अंक मिले, इसलिए हमारा ये वाला अंकन है वो राइट टू लेफ्ट, ये सही है। ठीक है ना? उम्मीद करनी चाहिए ना मुझे, आपको समझ में आ रही है। ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखिएगा, ये लंबी श्रृंखला है, सीधी लग रही है, सीधी है, ठीक है। अब इसमें अंकन कैसे करेंगे? एक तो इधर से कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, L2R, 1 2 3 और ये 4। एक इधर से कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 और ये 4।
वो वाला अंकन सही है इन दोनों में जिसमें डबल बॉन्ड और OH वाले कार्बन को कम अंक मिले। तो जो ये वाला है, ये वाला का मतलब राइट टू लेफ्ट है, ये नीचे वाला सही है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन को 1 अंक मिला है और OH वाले को 2 मिले। ठीक है, ठीक है ना। इधर से करते हैं तो 2 और 3 5 होते हैं, इधर से करते हैं 1 और 3 4 होते हैं। ये न्यूनतम योग का नियम भी कहलाता है। तो ये वाला सही। इधर आते हैं, अब इनमें प्यारे बच्चों तीनों विशेषताएं हैं। ये क्लोरो प्रतिस्थापी भी है, OH क्रियात्मक समूह भी है और डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड भी है। अब इसमें अंकन कैसे करेंगे, तो आप मेरे को ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से करते हैं तो ये काले वाली लाइन, ये 1 ये 2 ये वाला 3 ये वाला 4 और ये वाला कार्बन 5, दोनों तरफ से 5 5 कार्बन है। चलो कोई बात नहीं। न्यूनतम योग, यदि एक से अधिक अंक आते हैं तो अंकों का योग न्यूनतम होना चाहिए। यहां देखें तो 1 3 और 5, इधर से देखें तो 1 3 और 5। अब क्या करें, एल्कोहल तो दोनों ओर से 3 नंबर पर आ रहा है। अब ये डबल बॉन्ड ये क्लोरो है, तो हमने ऊपर यहां लिखा है कि बहुबंध को वरीयता मिलेगी। तो ये वाला नीचे वाला जो राइट से लेफ्ट है वो अंकन हमारा एकदम सही सही। ओके। हाँ बच्चों, पेन तुम्हारे हाथ में हो, दिमाग तुम्हारा पेन की नोक में हो, कागज पर साथ साथ चले तो सीखेंगे। यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हो तो उस क्रियात्मक समूह के कार्बन को न्यूनतम संभव अंक देते हैं। न्यूनतम संभव तो 1 होता है और उससे कम भी अधिक भी हो सकते हैं। ठीक, ये वाले कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं। तो ये वाले कार्बन श्रृंखला ऐसे लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन ये लंबी नहीं है, क्योंकि लंबी वो होती है जिसमें क्रियात्मक समूह हो और मल्टीपल बॉन्ड हो। तो ये वाली लंबी है, ठीक है ना। आपको ये अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन सही ये है। अब इसमें अंक प्रदान करेंगे तो क्या करें, इसको 1 अंक दूं मैं डबल बॉन्ड वाले को, या ये साइनो नाइट्राइल वाले को 1 अंक दूं? बोलो आप किसको देना है? सर इसको देना है 1, ये 2, सर ध्यान देना ये 3 और ये 4, ठीक है ना, एकदम सही है। अब इसके आधार पर इसका नाम आगे लिखेंगे ना। ये वाले पर आते, इसमें तो सीधी श्रृंखला ही है, तो जनक श्रृंखला हो गई। अब श्रृंखला का अंकन करना है, तो अंकन करने के लिए ये कार्बन नंबर 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये एक तरीका, और दूसरा तरीका 1 2 3 4 ऐसा भी कर सकते हैं। हमारा सही कौन सा है? सही तो ऊपर वाला है, वो ईश्वर नहीं, अंकन ये वाला हमारा सही है। ओके। सब रूल थर्ड, केवल सममित स्थिति के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्रतिस्थापी श्रृंखला में किधर से भी अंकन करो बराबर नंबर वाले कार्बन पर आ जाते हैं, तब क्या करते? सममित का मतलब है जनक श्रृंखला का चयन कर लिया, अब सबस्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी है, वो यदि अलग अलग है और उनकी पोजीशन एक है, पोजीशन है बाईं ओर से भी 3 पर या 2 पर है, दाईं ओर से भी 2 पर है, तो क्या करें? इधर ध्यान दें, ये उदाहरण से समझ में आ जाएगा। ये वाली एक लंबी श्रृंखला है, ठीक है, इसका अंकन करें लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5, इधर से करें 1 2 3 4 और ये 5, कौन सा सही है? तो यहां अब आपको ये ध्यान देना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन करेंगे। क्या करेंगे? अल्फाबेट ABCD में जिसका नाम पहले आता है, ये क्लोरो है और ये ब्रोमो है। क्लोरो CHLORO क्लोरो और ब्रोमो BROMO। अल्फाबेट ABCD में B पहले आता है, C आप कहोगे B पहले आता है, तो हमारा ये जो है काले काले अंक वाला राइट टू लेफ्ट, ये वाला अंकन एक्यूरेट है, सही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सर इसकी बात कीजिएगा, आइएगा मैदान में।
देखो इधर, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यही सही है। जनक श्रृंखला तो हो गई। अब अंक प्रदान करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इधर से प्रदान करें तो 1, नंबरिंग कर रहे हैं, 3 4 5, ये वाला कार्बन, ये वाला 6 और ये वाला 7। इधर से करते हैं तो एथिल आता है 3 पर और मेथिल आता 5 पर। उधर से करते हैं तो मेथिल आता है 3 पर और एथिल आता 5 पर। मेथिल और एथिल की लड़ाई में मेथिल METHYL होता है और एथिल ETHYL होता है। अब लड़ाई M और E की है। M और E में पहले कौन आता है? वर्णमाला में अल्फाबेट में पहले कौन सा लेटर या वर्ण आता है? तो E पहले आता है बेशक। तो हम ये वाला जो नंबरिंग है, ये वाला लेफ्ट टू राइट वाला, इसको ठीक मानेंगे, ये करेक्ट है। ओके, अगली बात करें। जब द्विआबंध, ये एक और एग्जांपल है, CH3 CH2 CH पर Br और ये हो तो क्या करेंगे? अब आप बच्चों ध्यान देना, Br 4 पर है और मेथिल 2 पर है। ये सममित नहीं है। सममित नहीं का मतलब ये है समान कार्बन पर नहीं है। समान, इधर से गिने तो 2 पर मेथिल है, 3 4 पर ब्रोमो है। इधर से गिने तो ये आता है 3 पर, इधर से 2 पर है और इधर से 3 पर आता है, इसलिए समान स्थितियां नहीं है, इसलिए इसको असम्मित कहते हैं। क्या कहते हैं? असम्मित। उस केस में जो कम अंक वाले कार्बन पर है, उस अंकन को, नंबरिंग को करेक्ट मानते हैं, वो माना जाता है। ठीक है। बराबर स्थिति पर आए तो वर्णमाला समझना है, और अलग अलग स्थितियां आ जाए तो वर्णमाला को ध्यान है, ये आपके कंफ्यूजन कराने वाला है। ऐसे में आपके MCQs लूंगा, उसमें आपको ये बहुत क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि उदाहरण से ही सीखते हैं। नियम तो हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं तो क्या पता आपको याद रह जाए। ये वाली बात करें, जब द्विबंध या त्रिबंध सम्मित स्थिति पर होता है तो डबल बॉन्ड को, ये बहुत गोल्डन रूल है। यदि श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड भी है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सम्मित स्थिति पर है, बाएं और दाएं से गिने 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, दाएं से गिने 3 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, उस स्थिति में डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पर कब प्राथमिकता देते हैं? जब दोनों समान स्थितियों पर आए, बाएं से डबल बॉन्ड आ जाए, दाएं से ट्रिपल बॉन्ड समान स्थिति पर आ जाए। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल यहां लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। इधर से लेते हैं 1 2 3 4 और 5। अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देना, यहां 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है इधर से, और यहां 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है इधर से। ठीक है, दोनों ही 1 1 पर है, इसलिए द्विबंध को प्रायिकता देंगे। क्या देंगे? द्विबंध को प्रायिकता देते हैं यदि सम्मित है। यह बात ध्यान रखना, हमेशा नहीं देते, हमेशा नहीं देते का मतलब इधर ध्यान देते हैं। बेटा इधर ध्यान दो, ये वाला एग्जाम्पल आपके रामबाण है। अब इसमें इस श्रृंखला में देखो, यदि हम इधर से अंकन करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यहां डबल बॉन्ड 2 पर है और ट्रिपल बॉन्ड 5 पर है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। अब डबल ट्रिपल बॉन्ड है 1 पर और डबल बॉन्ड है 4 पर, कोई बात नहीं। अब मैं द्विबंध को प्राथमिकता या प्रायिकता नहीं देनी है। अब कौन सा बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड या बहुबंध कम नंबर वाले कार्बन पर है, उसको प्राथमिकता देनी है। यदि डबल बॉन्ड कम नंबर वाले कार्बन पर होता तो उसको अंकन को प्राथमिकता दे देते, या ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर वाले कार्बन पर है इसलिए इसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये वाला अंकन सही है, वो वाला अंकन सही है। ठीक है ना? अब यहां आते हैं सब रूल 4।
यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी असम्मित स्थिति पर हो तो न्यूनतम अंकन नियम का प्रयोग करते हैं। हमने पहले कहा था यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी दो हो और वो सम्मित हो तो अल्फाबेट, और सम्मित नहीं है और दो से अधिक प्रतिस्थापी है तो अब कम अंक वाली बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे उनका योग कम होना चाहिए। योग कम होना चाहिए बेटा, इसमें एक झमेला है। योग कम हो प्लस पहला जो प्रतिस्थापी हो उसका अंक न्यूनतम होना चाहिए। पुराने रूल्स में न्यूनतम योग को आधार मानते थे, अब नए नियमों में जो पहला प्रतिस्थापी है वर्णमाला के क्रम से आया हो वो यदि न्यूनतम नंबर वाले कार्बन पर है, भले ही उसका योग ज्यादा है, उसको सही माना जाएगा। उदाहरणों के द्वारा इस बात की जटिलता को जानेंगे, पहले ये सीख लेते। इधर देखते हैं बच्चों, ये वाला एक एग्जाम्पल है। अब इसमें अंकन किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये राइट टू लेफ्ट, और ये वाला है 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट टू राइट। कौन सा ठीक है? ऊपर से देखें हम तो 2 3 और 4 योग कितना होता है? 2 3 5 और 4 9 होता है। इधर से देखें तो 3 4 और 5 योग कितना होता है? 3 4 7 7 5 12। या तो अनफॉर्चुनेटली बात सही होगी, लेकिन ये वाला 2 3 और 4 इनका योग कम है, 9 ही हो रहा है, इसलिए ये वाला अंकन है राइट टू लेफ्ट है, वो वाला सही है, ऊपर वाला। इधर ध्यान देंगे, ऊपर वाला हमेशा ही सही होता है। इधर देख लीजिए, अब हम इधर अंकन देखा है, नीचे 1 2 3 पर नाइट्रो है, 4 पर एथिल है, 5 6 पर मेथिल है। ET लिखा हो बेटा तो उसका मतलब होता है C2H5, और Me लिखा हो तो उसका मतलब होता है CH3, एथिल और मेथिल। इधर से अंकन करें तो 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन तो दोनों तरफ से 7 7 है, बट सही कौन सा होगा? यदि योग देखें नीचे वाले का तो 3 4 7 7 और 6 13, ऊपर वाले का देखें 2 4 और 5 4 5 9 9 और 2 11, तो ऊपर वाला अंकन हमारा सही। न्यूनतम योग भी है और न्यूनतम पोजीशन भी है पहले प्रतिस्थापी की। अगली बात, यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी, एक से अधिक क्रियात्मक समूह प्रेजेंट हो तो उच्च वरीयता वाले क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह। बेटा ध्यान देना, यदि किसी लंबी श्रृंखला में, जनक श्रृंखला में, पेरेंट चेन में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो जाए तो हम अंकन कैसे करेंगे? तो अंकन करने के लिए क्रियात्मक समूहों की वरीयता निर्धारित की गई है। क्रियात्मक समूह की फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी तय की गई है। वो प्रायिकता क्या है अभी हम सीखते हैं। एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल आ गया और हमारे को प्रायिकता की जानकारी नहीं है, तो हमारे पास क्रियात्मक समूह एल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है। अब हम किधर से अंकन करें, ये हमारे लिए एक झमेला हो जाएगा। इसलिए ये नियम बनाया गया है, क्रियात्मक समूहों की प्रायिकता, क्रियात्मक समूहों की वरीयता। वरीयता निर्धारण करते हैं यदि क्रियात्मक समूह एक से अधिक एक ही श्रृंखला में मौजूद हो तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, नंबर सबसे अधिक प्रायिकता वाला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है तो उसके कार्बन को 1 अंक मिलेगा। फर्स्ट अंक इसका और इसके बाप का है। अब जो भी फलाना ढेकड़ा पूछ रहा है उसको उसके बाद कम अंक मिलेंगे। ये 1 नंबर पर तो कार्बोक्सिल वाला ही रहेगा। यदि कार्बोक्सिल वाला नहीं है तो सल्फोनिक अम्ल वाला 1 पर रहेगा। यदि ऊपर वाले दोनों ही नहीं है तो एस्टर वाला कार्बन है वो 1 नंबर पर रहेगा। उसके बाद अम्ल हैलाइड वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद नाइट्राइल वाला, उसके बाद एल्डिहाइड वाला, उसके बाद कीटोन वाला, उसके बाद OH से जुड़ा कार्बन, उसके बाद NH2 से जुड़ा कार्बन, उसके बाद ईथर वाला कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड वाला और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला, सबसे बाद में सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। ये प्रमुख क्रियात्मक समूहों की वरीयता का निर्धारण है। प्यारे बच्चों आपको इसको याद करना ही होगा।
इसको याद किए बगैर हम यौगिकों के IUPAC प्रणाली में नाम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है ना बच्चों? इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप प्लीज कृपा करके अपने पेन से, अपने हाथ से कॉपी में लिख लेवें और सारणी को अपने टेबल के सामने चिपका लेवें और इसको आज ही याद कर लेवें। आज इसलिए कल हम MCQ सॉल्व करेंगे, उसमें आपके काम आने वाला है। ठीक है ना? तो वंस अगेन मैं बता देता हूं, सर्वाधिक वरीयता वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है और उसके बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है। ठीक है ना? और फिर है NH2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इतनी सी बात है। अब एक बात और है, यदि ये क्रियात्मक समूह के रूप में हो तो उनके लिए, ये क्रियात्मक समूह है तो इनके लिए अनुलग्न सफिक्स, पूंछड़े पीछे लगने वाला, अंत में लिखा जाने वाला नाम, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक अम्ल होगा, सल्फोनिक के लिए सल्फोनिक अम्ल, एस्टर समूह के लिए OH होगा, अम्ल हैलाइड के लिए ओइल हैलाइड होगा, CONH2 के एमाइड होगा, CN के लिए नाइट्राइल होगा, एल्डिहाइड के लिए अल होगा, एल होगा, कीटोनिक के लिए ऑन होगा, हाइड्रोक्सी समूह के लिए अनुलग्न ऑल होगा, NH2 के लिए एमीन होगा, इसको अमीनो बोलते हैं लेकिन अनुलग्न एमीन, डबल बॉन्ड एल्कीन के लिए इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होगा और सिंगल बॉन्ड के लिए तो एन होता ही है। यदि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, PFG है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो यदि ये मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में नहीं है तो इनका पूर्व लग्न लगेगा प्रीफिक्स, और वो क्या होगा, इसके लिए कार्बोक्सी, सल्फो, एल्कोक्सी कार्बोनिल, अम्ल हैलाइड के लिए हेलोफॉर्मिल, CONH2 के लिए कार्बेमोइल, नाइट्राइल साइनाइड के लिए साइनो, एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल, एल्डो या ऑक्सो, कीटोनिक के लिए कीटो या ऑक्सो, अल्कोहल के लिए OH के लिए हाइड्रोक्सी, NH2 के लिए एमिनो। ये कब होंगे? जब वो प्रतिस्थापी के रूप में व्यवहार करेंगे, और ये कब होंगे? जब वो क्रियात्मक समूह के रूप में व्यवहार करेंगे। ठीक है ना? आपको ये तो सारणी बेटा याद करनी ही पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। फिर IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? इतने सारे आगे, तो फिर IUPAC नाम लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हम जो भी प्रतिस्थापी उसकी स्थिति लिखेंगे, ठीक। उसके बाद यदि वलयाकार प्रतिस्थापी तो साइक्लो लिखेंगे। फिर जनक श्रृंखला जिसको वर्ड रूट कहते हैं उसके अनुसार नाम लिखेंगे एल्क। फिर हम लगाएंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फिर वरीयता श्रेणी के अनुसार क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। ठीक है ना? तो मैं यूं कह दूं, पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम, फिर लिखेंगे मूल नाम जिसको वर्ड रूट कहते हैं, एथ मैथ प्रोप, और उसके बाद लिखते हैं एन इन आइन, एन इन आइन। उसके बाद लिखते हैं क्रियात्मक समूह। ये इतनी सी बात है। ऊपर ये ज्यादा लिखा है, यहां लिखा है सेकेंडरी प्रफिक्स, सेकेंडरी, फिर लिखा है प्राइमरी प्रफिक्स, फिर लिखा है वर्ड रूट, फिर लिखा है प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखा है सेकेंडरी सफिक्स। यानी पूर्व लग्न भी दो होते हैं, अनुलग्न भी दो होते हैं। पूर्व लग्न यानी पहले लगने वाले, अनुलग्न यानी लास्ट में लगने वाले। पूर्व लग्न कब दो होते हैं? यदि साइक्लो हो, कोई वलयाकार श्रृंखला हो तो उसके लिए, अन्यथा सामान्य प्रतिस्थापी होता है, फिर वर्ड रूट होता है, मेन नाम, मूल नाम, और उसके बाद में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाया जाता है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। और इसमें ये वाला है ना, ये सबसे सरल है, ये वाला सही है और ये सरल है। इसमें प्रतिस्थापी में दो की जगह एक ही लिखा हमने। ठीक है ना? प्रतिस्थापी के पहले उसकी स्थिति दर्शाने के लिए अंक आपको अवश्य लिखना पड़ेगा। अगली बातें करते हैं जो इसको सीखने के लिए ठीक है। ठीक है ना? स्थिति सहित प्रतिस्थापी। स्थिति यानी लोकेशन, लोकेशन यानी लोकेंट। लोकेंट का मतलब होता है कितने नंबर कार्बन पर है, संख्या, कितने नंबर कार्बन है उस कार्बन का अंक, अर्थात कार्बन की श्रृंखला में के जितने नंबर पर प्रतिस्थापी या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो उसका लोकेंट या स्थिति कहलाता है। लोकेंट को कोमा के द्वारा, किसके द्वारा? ये कोमा लिखा है ऐसा,
इसके द्वारा पृथक किया जाता है शब्द से। लोकेंट्स तथा अल्फाबेट्स को हाइफन डैश के द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। तो ये 2,3 लोकेंट है, इसके बीच में कॉमा है, फिर आगे डैश है। डाई ट्राई आइसो नियो साइक्लो को ना तो कोमा द्वारा और ना ही हाइफन द्वारा पृथक किया जाता है। यदि डाई ट्राई टेट्रापेंटा संख्यावाची शब्द आ जाए या साइक्लो शब्द आ जाए, उसके बाद में एथ मैथ प्रोप लिखेंगे तो उसके बीच में कुछ नहीं लगाएंगे। पूर्व लग्न प्रतिस्थापी के अनुसार पूर्व लग्न या प्रीफिक्स लिखते हैं। पूर्व लग्न को जनक शब्द के पहले, जनक शब्द यानी जनक श्रृंखला के शब्द के पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। जैसे मैं एक यहां एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये एग्जाम्पल ले लूं मैं आपके CH3 CH CH और CH3, यहां लिख दूं मैं BR और यहां लिख दूं मैं CL। अब पहले तो इसका लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, तो ये सीधी हो गई। फिर इसका अंकन कैसे करेंगे, इस प्रकार करेंगे कि सम्मित हो तो अल्फाबेट में पहले आने वाले को कम अंक मिले, उधर से हो गया सही। अब नाम लिखेंगे तो 2 पर क्या है बेटा, ब्रोमो, तो हम लिखेंगे 2 डैश ब्रोमो। 3 पर क्या है, क्लोरो। कार्बन कितने हैं मूल श्रृंखला में, 4 को ब्यूट कहते हैं, और बॉन्ड सिंगल है इसलिए N लिखते हैं। ये नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। प्यारे बच्चों ध्यान देना, संख्या के बाद हमेशा डैश या हाइफन लिखते हैं। 2 संख्याएं लगातार आ जाए तो उसके बीच में कोमा लगाते हैं। एक संख्या के बाद में कोमा नहीं लगाते, 2 संख्याओं के बीच में कोमा लगाते, ध्यान रहेगा ना। पूर्व लग्न 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। पूर्व लग्न फर्स्ट और पूर्व लग्न सेकंड। फर्स्ट कौन सा होता है और सेकंड कौन सा होता है, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। साइक्लो है वो प्राइमरी है और बाकी वाले सेकेंडरी। सामान्य यौगिकों में साइक्लो होता नहीं। साइक्लो प्राथमिक पूर्व लग्न है और चक्रीय यौगिकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लो चक्रीय यौगिकों के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों, चक्रीय के लिए। द्वितीय पूर्व लग्न प्रतिस्थापी के लिए प्रयुक्त किया, द्वितीय पूर्व लग्न है वो प्राथमिक पूर्व लग्न साइक्लो के लिए, द्वितीय प्रतिस्थापी के लिए, और प्राथमिक पूर्व लग्न के पहले लिखा जाता है यानी बाईं ओर लिखा जाता है। सेकेंडरी फिर प्राइमरी क्या पूर्व लग्न, फिर वर्ड रूट मूल नाम, और उसके बाद एन इन आइन, और उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सफिक्स या अनुलग्न। ये बात ध्यान देते, ठीक है ना। क्या बोला मैं, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद में वर्ड रूट या मूल नाम, उसके बाद में एन इन आइन, और उसके बाद में क्रियात्मक समूह का नाम। ये रूल याद करना है मन मस्तिष्क में। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है इस प्रकार से, इसमें ये वाले कार्बन को 1 अंक देना है और ये वाले कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है। 2 नंबर पर ब्रोमो है और इधर से अंकन करें तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 2 नंबर पर साइक्लो है, ठीक है ना। तो कौन सा नाम सही होगा, साइक्लो भी प्रतिस्थापी के रूप में है, साइक्लोप्रोपिल, और वो ब्रोमो है, ब्रोमो बी है, बी पहले आता है तो ये वाला अंकन सही होगा। और हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 6 साइक्लोप्रोपिल हेप्टेन, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अचक्रीय यौगिकों के लिए यानी साइकिल नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स जिसको हम एन इन आइन बोलते हैं, और उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स जो क्रियात्मक समूह का नाम है, ऐसे करते हैं। अब आपके सामने जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि प्रतिस्थापी कौन है। हमने शुरुआत में कहा था संतृप्त कार्बन में या असंतृप्त कार्बनों में, एल्केन और एल्कीनों में हाइड्रोजन के स्थान पर जो विषम परमाणु या परमाणु युक्त समूह है वो प्रतिस्थापी। वंस अगेन, संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में
हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर अन्य विषम परमाणु या परमाणु समूह जुड़ा हुआ है उसे प्रतिस्थापी कहते हैं। क्रियात्मक समूह के रूप में होगा तो क्रियात्मक समूह कहलाएगा। प्रतिस्थापी कौन कौन होते हैं यह ध्यान देना। क्रियात्मक समूह कभी प्रतिस्थापी नहीं होता। कुछ एक दो क्रियात्मक समूह जो प्रतिस्थापी भी हो सकते हैं माने गए हैं, वो क्या है, नंबर 1 प्रतिस्थापी के लिए हमेशा पूर्व लग्न होगा। ये R जिसको एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल समूह से मतलब वो CH3 मेथिल हो सकता है, वो C2H5 एथिल हो सकता है। X यानी हेलो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ONO नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट का मतलब है CH3ONO, ये नाइट्राइट है। यदि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बंधा हुआ है तो इसको नाइट्राइट बोलेंगे, और यदि कार्बन N के साथ बंधा हुआ है तो उसे नाइट्रो बोलेंगे। नाइट्रो और नाइट्राइट में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का सूत्र ये NO2 है, लेकिन जब संरचना लिखते हैं तो C यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइट कहलाएगा, और कार्बन यदि N के साथ जुड़ा हो तो नाइट्रो कहलाएगा। तो ये नाइट्राइट। CH2OH को हाइड्रोक्सी मेथिल, NHC2H5 को NH यानी एमीन, एथिल एमिनो कहेंगे। ये सरल। एल्कोक्सी OR, एल्कोक्सी से मतलब है O के साथ में CH3 हो तो मेथोक्सी, O के साथ में CH2 CH3 हो या C2H5 हो तो एथोक्सी। OCH3 मेथोक्सी। ये हो NO2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो नाइट्रो, कार्बन से NO जुड़ा हुआ हो तो नाइट्रोसो, और CH2Cl जुड़ा हो ये काम आएगा क्लोरोमेथिल। इसी तरह क्लोरोएथिल भी हो। प्यारे बच्चों, ये हमेशा प्रतिस्थापी होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं। ये क्रियात्मक समूह नहीं है, ये क्रियात्मक समूह नहीं है। ठीक है ना। आपको इनको अच्छे से लिखकर एक टेबल सिंपल बना करके अपने सामने चिपका लेनी है। ये तो हमेशा हमेशा बेटा प्रतिस्थापी होते हैं। अगली बात पर चले। वर्ड रूट या मूल शब्द जिनको कहते हैं, पेरेंट नेम जिनको बोलते हैं, वो क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या के अनुसार होते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में या यौगिक में कितने कार्बन है? एक कार्बन है तो मैथ कहेंगे, 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन है, अब 2 का मतलब ये कार्बन इस रूप में, 3 है तो प्रोप कहेंगे, मतलब कार्बन की ये 3 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है ना। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो उसके लिए शब्द लिखेंगे ब्यूट, 5 कार्बन की है तो उसके लिए शब्द लिखेंगे पेंट। समझ रहे हैं ना। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। हमारे पास ये एक कार्बन की चारों संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट है। अब इसका नाम है मेथ, सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए अनुलग्न लगेगा एन। मैं यहाँ ऐसा लिख दूं CH3 और CH3, कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी है, 2 कार्बन है, बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है इसलिए नाम होगा वर्ड रूट, मूल शब्द जनक शब्द एथ, और इनके बीच में बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन। ये प्राथमिक अनुलग्न है, ये प्राइमरी सफिक्स है एन इन आइन। 6 कार्बन की श्रृंखला हो, कार्बन की संख्या 6 हो तो उसके लिए हेक्स लिखते, 7 हो तो उसके लिए हेप्ट लिखते, हेप्ट, 8 हो तो उसके लिए ओक्ट लिखते हैं, 9 हो तो उसके लिए नॉन लिखते हैं, 10 हो तो उसके लिए डेक लिखते हैं, 11 हो तो अनडेक UNDEC, 12 हो तो डोडेक, 13 हो तो ट्राइडेक, 15 हो तो पेंटाडेक, 20 हो तो आइकोसेन आइकोस, 30 हो तो ट्राइकॉन्ट, 40 हो टेट्राकॉन्ट, 50 हो पेंटाकॉन्ट, 100 हो तो हेक्टेन। क्या लिखते हैं? हेक्टेन लिखते हैं। खैर ये हमारे आपके काम नहीं आने वाले हैं, मैंने यूं बता दिया सामान्य जानकारी के लिए।
यहां तक 10 तक ही काम आते हैं। ठीक है ना। निवेदन करता हूं और उम्मीद रखता हूं आप इनको लिखकर आज ही याद करेंगे। यदि आप इनको याद करेंगे तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएंगे। प्राथमिक अनुलग्न कौन कौन से हैं? प्राथमिक अनुलग्न हमने ये कहा था, ये कार्बन श्रृंखला है, इसमें यह कोई क्रियात्मक समूह है। ठीक है ना। तो ये वाले जो कार्बन है इनके बीच में बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन शब्द इस्तेमाल करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए आइन। देखो बच्चों, सिंगल बॉन्ड तो हमेशा होना ही होना है, डबल बॉन्ड एक हो तो उसके लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड यदि एक हो तो उसके लिए आइन। यदि दो द्विबंध हो तो, किसी श्रृंखला में दो डबल बॉन्ड आ जाए, प्यारे बच्चों ये एमसीक्यू में सवाल पूछूंगा मैं, तो उसके लिए डाई इन लिखेंगे। तीन हो जाए तो ट्राई इन, चार हो जाएंगे तो टेट्रा। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी एक से अधिक हो तो हम दो ट्रिपल बॉन्ड के लिए डाई आइन लिखेंगे, डाई आइन। तीन के लिए ट्राई आइन लिखेंगे। पर यहां ध्यान देना, दो स्वर ए ई आई ओ यू और वाई कभी पास पास या एक साथ नहीं आते। ठीक है ना। तो हम डाई इन लिखेंगे, तो अब इनमें इनके बीच जगह बनानी पड़ेगी, और इनके लिए बीच में या तो जगह रखें, नहीं तो इनमें से किसी एक को आपको मिटाना पड़ेगा। तो सामान्यतः डाई इन, वाई के बाद में एनी, ट्राई इन। ठीक है ना। ये बात है। हम अक्सर हिंदी में लिखते हैं इसलिए हमारे ये लफड़ा काम का नहीं है। अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये हमेशा के लिए ध्यान रखोगे, दो स्वर पास में नहीं आएंगे, दो वोवेल पास में नहीं आएंगे, ए आई ओ यू नजदीक नजदीक नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। द्वितीय अनुलग्न, उच्च प्राथमिकता वाले क्रियात्मक समूह के अनुसार, जो क्रियात्मक समूह वरीयता में ऊपर है, हमने जो सारणी बनाई थी ना, मैं पीछे ले चलता हूं आपको, जहां हमने सारणी बनाई थी, ये वाली, ये देखो वरीयता क्रम का निशान है, ऐसे तीर किया हुआ है, ऐसे ये ऊपर की ओर है, तो ऊपर वाला सबसे वरीय टॉपेस्ट है, टॉप वाला अंकन में एक अंक प्राप्त करेगा, फर्स्ट अंक प्राप्त करेगा। ठीक है ना। अगली बात करते हैं। अब हम सीखते सीखते कहां आ गए, ये कहां आ गए हम, यहां आ गए। यहां आ गए। उच्च प्राथमिकता वाले क्रियात्मक समूह के अनुसार है, ये जैसे हमने एक यौगिक लिखा है CH3 CHOH, CHO और CH3 COOH। अब मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि ये वाला जो COOH कार्बोक्सिल समूह वाला समूह है, क्रियात्मक समूह है, ये उच्च वरीयता वाला है, इसके कार्बन को 1 नंबर देंगे। इसके कार्बन को क्या देंगे? 1। उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 3, इसके बाद वाले को 4 और इसके बाद वाले को 5 देंगे। ये बात आपको सिखानी है। जो उस टेबल में सबसे ऊपर था क्रियात्मक समूह, उसको कम अंक देने। ठीक है। बाकी वालों के जितने भी आ जाए। अब इसको नाम देंगे, तो अब देख रहे हैं आप सर, ये हाइड्रोक्सी भी क्रियात्मक समूह वहां है, लेकिन वरीयता इसकी नीचे है। एल्डिहाइड भी क्रियात्मक समूह वहां है, वरीयता नीचे। ये मैथिल प्रतिस्थापी यहां है, लेकिन अब ये तीनों ही बंदे OH, CH और CH3 प्रतिस्थापी माने जा रहे हैं। मैन हेड, मैन लीडर, राजा बींद राजा है वो, टोकड़ जी है वो, कार्बोक्सिल समूह है। ठीक है ना। नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नाम लिखेंगे तो अब इनके लिए नाम वैसे जैसे हम टेबल में देखा था, इसके लिए 3 पर फॉर्मिल, 4 पर हाइड्रोक्सी,
2 पर मेथिल और पेंटेन ओइक अम्ल, क्योंकि श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 5 है। हम पेंटेन 1 ओइक अम्ल भी लिख सकते हैं। आजकल ओइक अम्ल को 1 नंबर कार्बन देकर भी लिखने का रिवाज आ गया है। ठीक है ना? ये नाम मैंने यहां लिख रखे हैं, ये भी लिख रखा है, ये तीनों नाम सही है। आपको जो जचे वीडियो को पॉज करना, रोकना, देखना, समझना, फिर लिखना जचा के। शेष बातें कल करेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। आपको जहां जहां आवश्यकता महसूस होगा खाली जगह छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? रिक्त स्थान छोड़ देंगे पर्याप्त, ताकि जैसे ही एमसीक्यू सरल करेंगे तो मैं ये पीपीटी वापस रिवाइज करूंगा और आपको ले जाऊंगा, ये देखो हमने यहां पर ये नियम पढ़ा था और उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल, तो उस रिक्त स्थान में आप ये एग्जाम्पल वहां ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेमिंग सिस्टम है वो कंप्लीट सिखा दूंगा, कहीं कोई चूक भूल नहीं रहेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, गुड बाय, टाटा।